नमस्कार। एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में मैं सुभाष मिश्रा प्रधान संपादक आप सबका स्वागत करता हूं। कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। हम अपने गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं और हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा रही है और ये परंपरा में हमको लगता है कि हम पहले अगर हमारा कोई गुरु होता है तो हमारे माता पिता होते हैं। उसके बाद जिस आश्रम में, जिस विद्यालय में, जिस नर्सरी में हम जाते हैं, वहाँ के शिक्षक हमको बहुत सारी चीज़ें, खास करके हम कहें कि वो अक्षर ज्ञान और बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं और फिर धीरे धीरे हम पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं। जब फिर हमारा वास्ता वहाँ किताबों से होता है तो फिर किताबें करती हैं बातें आज की, कल की, आने वाले हर पल की, और हम किताबों की दुनिया में खोते हैं और हमारे टीचर बताते हैं इस किताब में आपके लिए क्या काम का है, क्या काम का ऐसा है जिसको छोड़ सकते हैं। क्योंकि हमारी पूरी परीक्षा प्रणाली ऐसी है कि जिसमें सेमेस्टर सिस्टम कम है तो हम वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे टीचर पूरी किताब की बजाय वो कहते हैं कि इसमें से मुख्य मुख्य चीज़ें अगर आप पढ़ लोगे तो आपके काम आएगा। पर जो शिक्षक हैं हमारे, अब उसमें भी कई कैटेगरी हैं कि एक हमारे पहले हमको लगता था शिक्षक या टीचर या गुरुदेव हम बोलते थे तो हमको लगता था कि जो हमारे स्कूल में है, पर बाद में पता चला कि शिक्षकों की भी कई कैटेगरी है और धीरे धीरे सरकार ने संविदा शिक्षक जैसा शब्द लाया और फिर अतिथि टीचर भी हुआ और बहुत सारी व्यवस्थाओं में टीचर जो है वो अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने आए। हमने कई बार टीचरों को सड़क पर लंबे लंबे आंदोलन करते देखा, हमने प्रदर्शन करते देखा, अपनी मांगों के लिए जूझते देखा। तो कई बार मन में आया कि जो समाज अपने टीचर को गुरुदेव नमः करके बात करता है कि वो सबसे ऊपर अपने गुरु को रखता है, वो समाज गुरुओं की अवहेलना कैसे कर रहा है। पर सवाल ये है, जब नैतिकता की बात आती है तो सारी जिम्मेदारी टीचर पे डाली जाती है, शिक्षक पे डाली जाती है कि यदि शिक्षक ऐसा होगा तो विद्यार्थी वैसा होगा, पर पूरा समाज जैसा होगा। क्या आज सब लोग टीचर बनना, शिक्षक बनना चाहते हैं? मुझे लगता है कि अभी बदलते समय में अगर किसी भी लड़के को ये कहेंगे तो वो पहला कैरियर टीचर का नहीं चुनता है। वो सोचता है कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, दुनिया जहान में जाऊं, और फिर वो सोचता है कि अगर ये सब नहीं हो रहा है तो मुझे अगर टीचर की नौकरी निकली है तो मुझे उसके लिए भी ट्राई करना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पहले शिक्षक थे, अच्छे शिक्षक थे, बाद में उन्होंने बेहतर नौकरी मिली तो उसमें चले गए। तो ऐसा क्या हो रहा है कि इतना आदरणीय पेशा, इतना बढ़िया जॉब, पर उसके बावजूद लोगों में एक डिससेटिस्फेक्शन है, सम्मान उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए उसमें कमी आ रही है। तो वो हालात क्या है? पर इसके बावजूद बहुत सारे टीचर हैं। यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं निश्चित रूप से मैं ये बात अपनी क्रेडिट दे सकता हूँ, शिक्षक दिवस है, कि मुझे इसमें खड़ा करने में मेरे शिक्षकों का बड़ा योगदान है, जिन्होंने मुझे थिएटर से जोड़ा, मुझे डिबेट से जोड़ा, मुझे किताबों से जोड़ा। और लगातार मैं याद करना चाहूँगा अपने गुरु को, विनोद शंकर शुक्ल उनका नाम था, छत्तीसगढ़ कॉलेज में वो पढ़ाते थे। मैं जब भी अपनी तरक्की को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यदि वो नहीं होते तो मैं वो नहीं बन पाता जो मैं हूँ। तो ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जिनको हम याद करते हैं या जिनके बारे में बात करते हैं, पर उनकी कठिनाइयाँ भी हैं, समाज में उनके साथ हो रहा व्यवहार भी है, नौकरी की जद्दोजहद भी है, पढ़ाई का दबाव भी है, शिक्षक की कार्य के अलावा उनके ऊपर बहुत सारे कार्य हैं। तो आज हम संतुलन के समीकरण में इस विषय पे बात करेंगे। तो हमारे साथ इसमें बातचीत करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हमने अलग अलग जगहों से भी लोगों से बातचीत की है। आज राजभवन में जिन शिक्षकों का सम्मान हुआ हमने उनसे भी बातचीत की है। मध्य प्रदेश में कुछ शिक्षक हैं जिनका सम्मान हुआ, हमने उनसे भी बातचीत की है। पर इस पूरी बातचीत को एक तटस्थ रूप से, वो टीचर तो नहीं है पर वो शिक्षाविद हैं, शिक्षा से बहुत गहरे से जुड़े हैं और शिक्षा में जो कुछ हो रहा है, चाहे कॉलेज एजुकेशन में हो रहा है, स्कूल एजुकेशन में हो रहा है या समाज में हो रहा है, उसको देखने वाले जवाहर सूरी सेट्टी हमारे साथ हैं। तो मैं चाहूँगा कि जवाहर जी, ये जो आज हमारा संतुलन का समीकरण है कि शिक्षकों की जो बदलती भूमिका है, शिक्षकों पे जो दबाव है, जिस तरह की मॉरल वैल्यू की बात करते हैं लोग, नैतिकता की बात करते हैं, तो क्या सारी अपेक्षा शिक्षक से,
की जानी चाहिए, या जो कुछ बदल रहा है, या शिक्षक किस तरह से अपने को बदल रहा है, नया शिक्षक किस तरह का है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को मेरा नमन। ये बेहतरीन सवाल इसलिए है क्योंकि जैसे दिन में 24 घंटे हैं सभी के लिए, वैसे शिक्षकों के लिए भी 24 घंटे और बच्चों के लिए भी 24 घंटे हैं। तो इसको अगर 3 भाग में करते हैं, एक 8 घंटे बच्चा आना जाना और स्कूल मिलाकर रहता है, यानी शिक्षकों के संगत में वो 8 घंटे रहता है। 8 घंटे उसको नींद में रहना चाहिए, यानी अपने आप के साथ रहना चाहिए, और तीसरा 8 घंटे वो घर में रहना चाहिए। तो इसका मतलब स्कूल का, घर का और अपने आप का, तीनों का मेरे व्यक्तित्व पे बराबर की भागीदारी है। अब ऐसा होने पे हम क्यों ऐसा करते हैं कि सारी जिम्मेदारी हम शिक्षकों पे डाल देते हैं, जबकि भागीदारी बराबर की होनी चाहिए। और उसका कारण है आज की मार्केटिंग की मानसिकता। ऐसा मुझे लगता है कि स्कूल और शिक्षक अत्यधिक बच्चों को लाने के लिए इस तरह की मार्केटिंग करते हैं जिससे कि हम चांद ले आएंगे, चांद तारे तोड़ लाएंगे, इस तरह के प्रॉमिस स्कूल का मैनेजमेंट करता है। और उस वजह से अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और पेरेंट के पास समय कम होने की वजह से वो सोचता है कि मैं अपने बच्चे को आउटसोर्स कर दूं। मैं ये शब्द आउटसोर्स यूज़ कर रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है कि भारत ने कोई काम अमेरिका को आउटसोर्स कर दिया, लेकिन आजकल के माँ बाप बच्चों को टीचरों के सुपुर्द करते हैं और आउटसोर्स कर देते हैं 24 घंटे के लिए। ये मानते हैं वो कि जो भी अच्छा होगा वो टीचर करेगा और जो बुरा होगा वो टीचर करेगा, उसकी जिम्मेदारी उसकी होती है। तो इस वजह से और बहुत ज़्यादा भौतिकवाद की वजह से ये पतन आया है, और माँ बाप में भी आया, और कुछ हद तक बोलना चाहिए कि टीचरों में भी आया है कि बगल वाले स्कूल में अगर मुझे 5,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं तो मैं चला जाऊँगा, जबकि बच्चों के पर्सनैलिटी में जो स्थिरता है वो टीचर की निरंतरता से बनती है, लेकिन टीचर वो सोचता नहीं है। तो कुल मिलाकर समाज का प्रतिबिंब है शिक्षक। समाज में जो कुरीतियाँ आएंगी या जिस तरह का भौतिकवाद आएगा उसका एक प्रतिबिंब शिक्षक पे भी गिरेगा और बच्चों के परवरिश पे भी लगेगा। और माता पिता जो हैं जो अपेक्षाएं रखते हैं शिक्षकों से कि जो भी अच्छा होगा बुरा होगा, अच्छा तो कई बार वो क्रेडिट ले लेते हैं, जो भी बुरा होता है वो उस 8 घंटे में शिक्षक से ही होता है, ये मान के चलते हैं और उसके ऊपर हुक्का पानी लेके चढ़ जाते हैं। ये मुझे लगता है कि गलत है। ये 8 घंटे की जिम्मेदारी शिक्षक को देना ठीक है, 24 घंटे की देना गलत है। जी जवाहर जी, आप कह रहे हैं कि 24 घंटे की जिम्मेदारी देना गलत है, पर जब बात आती है कि बहुत सारे, मैंने कहा कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, जैसे सरकारी नौकरी है या अलग अलग काम करते हैं, वकील को लोग नैतिकता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराते, डॉक्टर को जिम्मेदार नहीं ठहराते, इंजीनियर को जिम्मेदार नहीं ठहराते, पर जब बात होती है तो वो सोचते हैं कि ये शिक्षक ऐसा आचरण कर रहा है, इसको बच्चे बहुत फॉलो करते हैं, बच्चों का ये रोल मॉडल है, ऐसा इस तरह का परसेप्शन भी बना हुआ है। जी, वो शिक्षक से सबसे ज़्यादा उसका कारण है, और कारण यह है कि चाहे आप इंजीनियर ले लो, डॉक्टर ले लो, वकील ले लो, IAS अफसर ले लो, सभी टीचरों से बनते हैं। तो इंजीनियर से तो मैं सिर्फ अपेक्षा करता हूं कि वो ब्रिज अच्छा बना ले, वकील से मेरा केस अच्छा लड़ ले, लेकिन शिक्षक से मैं अपेक्षा करता हूं कि वो समाज का निर्माण करे। इसलिए ये अपेक्षाएं गलत नहीं है मुझे लगता है। जी, पर चूंकि शिक्षक भी इसी सिस्टम का पार्ट है, वो जब बहुत बार सरकारी अगर शिक्षक है वो जाता है, वो देखता है कि इधर तो वो नैतिकता की शिक्षा दे रहा है, पर उसको अपना पार्ट फाइनल निकालने के लिए पैसे देना पड़ रहा है, उसको अपनी छुट्टी एडजस्ट करने के लिए लोगों को सेट करना पड़ रहा है, वो अपने कई बार तरक्की के लिए जा रहा है। क्योंकि हम सिस्टम में जो खबरें आती हैं मीडिया में, तो हम देखते हैं कि शिक्षक उन सारी चीज़ों से, कुरीतियों से जूझ रहा है, और वो देखता है कि उसको जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए, एक सब इंजीनियर को तो चूंकि वो लाभ के पद पर बैठा है तो लोग उसको सम्मान करते हैं, बहुत सारे पदों पर थानेदार को सम्मान करते हैं, पर शिक्षक को उस तरह से जो सम्मान की अपेक्षा थी कि वो इस बात रहता था कि कोई बात नहीं, सैलरी कम है तो सही, पर पूरा समाज मुझे सम्मान करता है, समाज से वो सम्मान धीरे धीरे शिक्षक का क्यों कम हो रहा है? कम हो रहा है ऐसा कहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। उसका कारण क्या है, शिक्षक एक FD की तरह है कि आज आपने 100 रुपये डाला तो 10 साल बाद उसके 1000 निकलेंगे, लेकिन इंजीनियर का ऐसा नहीं, आज 100 रुपये डाला तो कल 200 निकल आएंगे, तो वो लाभ का पद है। तो शिक्षक क्या है, अगर 10 साल अपनी मेहनत बोता है तो उसके जब बच्चे बन जाते हैं और आके पैर छूते हैं, वो किसी सब इंजीनियर को उस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। हाँ, तो FD की तरह मान के अगर लंबे समय तक वो इज्जत से और सही काम करता रहे, ये बात मैं मानता हूँ कि एक समाज में जब कुरीतियाँ आती हैं, जैसे करप्शन है और
जिस तरह की चीज़ें आप कह रहे हैं वो बिल्कुल कभी कभी मायूस करती हैं शिक्षक को भी, कह रहे मैं क्या सिखा रहा हूँ बच्चों को और हो क्या रहा है। लेकिन ऐसा शिक्षक जो निरंतर इस बातों से अगर अपनी बात सही है तो बच्चों तक पहुँचाते रहे, तो बच्चों में एक खास बात है कि वो अगर अपने शिक्षक को प्यार करते हैं तो कई बार अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते लेकिन उसकी बात सुनते हैं। तो समाज में परिवर्तन अगर लाना है, जिन कुरीतियों की भी आप बात कर रहे हो, तो हारना नहीं चाहिए, 10 साल 20 साल लगे रहना चाहिए। वो एफडी आज नहीं तो कल लाभ देगा। जी, तो जैसा आपने कहा कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो उसमें शिक्षक एक अहम भूमिका निभाता है और वो एफडी की तरह है। हम अब आगे बात करेंगे कि एक हमारे साथ ऐसे टीचर हैं नेतराम नागतोड़े जी, जो जेल में पढ़ाते हैं। हमको लगता है कि जब समाज से बहुत सारे लोग जिनको हमको समाज से अलग करना होता है, मुख्य धारा से अलग करना होता है, तो हम उनको जेल में निरुद्ध करते हैं, जेल में उनको ले जाके सजा देते हैं। अब जो लोग जेल में हैं, सजा याफ्ता है या विचाराधीन है, ऐसे लोगों को जेल में पढ़ाना, तो एक तो पहली बात यह कि वो खुद जिस समाज से आए हैं वहाँ से कोई ना कोई अपराध किया है, या अपराध नहीं भी किया है तो वो जेल में है जब तक कि उनको निर्दोष ना घोषित कर दिया जाए। अब ऐसे लोगों को नेतराम जी जब आप पढ़ाते हैं तो किस तरह का आप अनुभव करते हैं? वो अनुभव बाहर के स्कूलों के टीचर को नहीं होगा जिस तरह का अनुभव आप महसूस करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के साथ इसको साझा करें। जी बिल्कुल, मैं नेतराम नागतोड़े, केंद्रीय जेल रायपुर जेल शिक्षक हूँ और आज शिक्षक दिवस है। मैं तहे दिल से पूरे शिक्षक परिवार को, अपने परिवार की ओर से, पूरे समूचे छत्तीसगढ़ भारत की ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जहां तक मैं जिस संस्था में काम करता हूं वो सबसे अलग दुनिया है और वहां की दुनिया को कोई दूसरा एकाएक अवलोकन नहीं कर सकता, ना कोई मीडिया, ना कोई पत्रकार, ना कोई अन्य। बाकी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जेल में, खास करके जो रायपुर जेल है, पूरे भारतवर्ष में जितने पाठ्यक्रम हमारे जेल में चल रहा है, चाहे स्कूल का हो, साक्षरता की हो, मिडिल प्राइमरी हो, NIOS हो, इग्नू हो, रविशंकर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, पूरे लगभग 1000 से लगभग बंदी हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ये पूरे भारत में, मैं नहीं कहता, राष्ट्रीय मानवाधिकार रिपोर्ट कहता है कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली पूरे देश में लागू करने के लिए 2018 में सिफारिश की है। चूँकि अपराध की दुनिया के जो लोग आए हुए रहते हैं, चाहे वो विचाराधीन बंदी हो, चाहे सजा याफ्ता हो, उनकी दुनिया अलग है और वो बड़े समस्याग्रस्त होते हैं। कुछ तो अपने परिवार को छोड़कर उनकी चिंता रहती है, प्रॉपर्टी की चिंता रहती है, कुछ केस के बारे में भी वो सोचते रहते हैं कि मेरा किस प्रकार से होगा, वकील कब मिलेगा, किस प्रकार की सुनवाई होगी। इस प्रकार की कई अवधारणाएं हैं। तो हम सबसे पहले उन बंदियों से हम काउंसलिंग कर, जब भी कोई जेल में आता है बंदी जब पहले दिन, तो उनसे हम काउंसलिंग करते हैं कि आपने क्या शिक्षा प्राप्त किया है, किस प्रकार के केस में आप जेल में बंद है और किस प्रकार के आप जो है, आप किस प्रकार की आपके आगे आने वाली क्या प्रणाली है और किस प्रकार आप शिक्षा के माध्यम से आप हमसे जुड़े और पूरे राष्ट्र के मुख्यधारा से जुड़े। ये हम उनसे इस प्रकार के धीरे धीरे करके उसको उस पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं और बंदी साक्षरता कक्षा से प्रवेश लेकर के पूरा PG तक के पाठ्यक्रम हमारे जेल के अंदर 20 साल के अवधि जो सजा याफ्ता होता है, जो आजीवन कारावास है, उसमें 14, 15, 16, 17 साल रहना ही पड़ता है, PG तक के पाठ्यक्रम पूर्ण करते हैं। और जहाँ तक मैं जेल में लगभग 15-17 साल से जेल में कार्यरत हूँ शिक्षक के रूप में, लगभग 10 से 15 हज़ार बंदी पास आउट हो चुके हैं। ये भी एक आंकड़ा हमारे समाज के लिए एक चिंतनीय भी है और मैं इसको एक उपलब्धि भी मानता हूँ। जी, जिनको जो कैदी हैं या जो बंदी हैं, वो जब पढ़ने आते हैं और पढ़ के यदि कोई डिग्री PG कर लेता है, कोई ग्रेजुएशन कर लेता है, कोई 12वीं कर लेता है, क्या उनमें एक कोई व्यवहार में, पूरे एटीट्यूड में कोई तब्दीली आपको दिखती है क्या? निश्चित, जब शिक्षा के माध्यम में जुड़ते हैं तो समाज की जो सर्वांगीण विकास की उदाहरण है और सारे ताने बाने वो बुनते हैं। वो जेल में रह करके पढ़ाई ही नहीं करता, मानवीय मूल्यों की रक्षा, स्वयं स्वरोजगार के लिए प्रेरित होता है, दूसरों को प्रेरित करता है। हमारे जेल के पूरे कार्यक्रम लगभग सारे बंदियों में एक बड़ा शहर है, इसमें गौशाला है, प्रशिक्षण केंद्र है, प्रिंटिंग प्रेस है, सारे कौशल विकास को सीखते हैं और बाहर जाकर के वो पूरी दुनिया में और भारत के दूसरे कोने कोने में, गवर्नमेंट तो नौकरी उन्हें नहीं मिल सकती 2 साल से अधिक सजा याफ्ता को, लेकिन सारे कामकाज वो करते हैं। तो उनमें मुझे नहीं लगता कि वो बाहर की दुनिया से कोई कमज़ोर होते हैं और सारे मानवीय विकास, राष्ट्र की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए जा रहे सारे कल्चर वो जेल के अंदर में अडॉप्ट करते हैं और बाहर भी उसको वो फॉलो करते हैं। जी, कुछ कैदी ऐसे भी होते होंगे जो निरक्षर हैं, जिन्हें कोई भी क्लास नहीं पढ़ी, तो उनके लिए साक्षरता की कक्षाएं होती होंगी या फिर उनको पहली क्लास
के पाठ्यक्रम से लेके पढ़ाते हैं, वो क्या पद्धति होती है? भारत साक्षर मिशन हमारे यहाँ केंद्र संचालित है, जिला साक्षरता मिशन केंद्र के माध्यम से, और प्रतिवर्ष साल में उनकी 2 बार परीक्षाएं भी होती है, और सारे पुस्तक जो भी सामग्री है जेल मैनुअल के उन्हें उपलब्ध कराया जाता है, चाहे कॉलेज की हो चाहे साक्षरता की हो। उनको यानी मैनुअल ही है कि उनको शिक्षा का अधिकार है जेल के अंदर। यदि वो उनको 4 घंटे का काम रहता है तो 2 घंटे वो पढ़ाई करता है, 2 घंटे सश्रम कारावास है तो वो कामकाज भी करता है। और सारे वो साक्षरता से लेकर के पहली कक्षा पढ़ता है, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं। हमारे नियमित मान्यता प्राप्त और यूडाइस भारत का पहला जेल है जहाँ पे यूडाइस कोड भी है, यानी रजिस्टर्ड संस्था है। सारे ओपन स्कूल के वहाँ पे मान्यता प्राप्त है, रविशंकर के केंद्र है, और सारी चीज़ वहाँ पे है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस प्रकार के जो जेल हो जा जिसमें यूडाइस केंद्र हो, पहला जेल है हमारा, और सारे मान्यता प्राप्त है। चाहे ओपन स्कूल की हो, संस्कृत की भी हमारे पाठ्यक्रम है, 6वीं से लेकर 12वीं तक मान्यता रेगुलर पाठ्यक्रम है हमारे पास। जी जो आपने इतने साल से अब जेल में हैं, तो कई ऐसे कोई जो कैदी बाहर गए हों और जिन्होंने बाद में कोई उत्कृष्ट टीचर का या मार्गदर्शक का रोल प्ले किया हो, या जिनको लगता हो कि भाई इन्होंने यहाँ से जो कुछ हासिल किया अब समाज में ये बदले हुए स्वरूप में दिखते हैं? बिल्कुल, चूँकि जेल में कई बार प्रकरण उनके लंबित भी रहते हैं और सजायाफ्ता भी होते हैं, और कई बार उनको न्यायालय जो है बाइज्जत बरी भी कर देता है। तब जब ऐसे बंदी भी है जो कुछ साल सजा काटने के बाद बाइज्जत बरी हुए और अब स्कूल शिक्षा में रेगुलर शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। कुछ शिक्षक भी होते हैं हमारे, तमाम प्रकार के लोग आते हैं, यानी जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर के IAS लोग भी जेल में काटते हैं, सजा रहते हैं। कहीं सजा तो नहीं हुआ लेकिन उन लोग रहते, उन लोग भी अपनी सेवाएं देते हैं, और सेवाएं देकर के उनको उत्कृष्ट जो बंदी है उनको बेहतर नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है, और शिक्षा के माध्यम से उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास जेल प्रशासन और पूरा समाज करता है। जी, कुछ इधर के दिनों में हम देखते हैं कि बहुत थोड़े पावरफुल लोग, जैसा भी आपने कहा कि कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ और अधिकारी, कुछ नेता, कुछ पढ़े लिखे लोग, कोई प्रोफेसर, ये इस तरह के लोग भी किन्हीं कारणों से जेल में होते हैं। तो ये जब आपको ये पता चलता है कि भाई ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं और ये इस पेशे से हैं, तो क्या उनको उनकी सेवाएं इस तरह के कार्यक्रम में तत्परता से ली जाती है क्या? चूँकि निश्चित, क्योंकि जेल में शिक्षक, चूँकि एक ही शिक्षक होते हैं प्रत्येक जेलों में, जिला जेल, उप जेल, सेंट्रल जेलों में, तो कि बहुत सारे पाठ्यक्रम होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो हम बाहर के अतिथियों के भी, जो प्राध्यापक है सटीक कॉलेज के, अन्य कॉलेज के भी शिक्षाविद को और स्कूल के भी शिक्षाविद को बुलाते हैं। इसके अलावा जो जेल के अंदर जो जिनको काम आवंटित रहता है, तो वो बंदी भी जो टीचर रहता है या जो भी शिक्षा अधिकारी, तो उनकी भी सेवाएं लेते हैं। और कोई शैक्षिक संस्थाएं भी यदि कोई सेवाएं देना चाहते हैं तो जेल प्रशासन के सहयोग से उनको अपन बेहतर शिक्षा और बेहतर पाठ्यक्रम, बेहतर लेक्चर और मोटिवेशन कार्यक्रम कराते रहते हैं। जी, तो आप देख रहे हैं कि मतलब ना केवल समाज में बाहर शिक्षक की भूमिका है, बल्कि जो लोग अपराध के कारण जेल में हैं वहाँ पर भी उनके जीवन में एक प्रकाश भरने की कोशिश शिक्षा के माध्यम से हो रही है। अब चलिए हम ये जानना चाहते हैं, हमारे साथ कृष्णराज पांडे जी हैं जो साले शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप साले शिक्षक संघ से जुड़े हैं, शिक्षकों का नेतृत्व करते हैं, शिक्षकों की किस किस समस्या से आप जो है रूबरू हो रहे हैं, शिक्षकों को क्या क्या दिक्कतें हैं, लोग उनसे किस तरह की अपेक्षा करते हैं, शिक्षक शासन से क्या अपेक्षा करता है, थोड़ा इस बारे में आप बताएंगे। नमस्कार, मैं कृष्णराज पांडे साले शिक्षक संघ से। आज शिक्षक दिवस का अवसर है और शिक्षा के क्षेत्र में जो आज प्रदेश और देश में जो बातें होती है या शिक्षकों के प्रति लोगों में क्या सोच है और उनसे क्या आशाएं हैं, इन संबंध पे चर्चा के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं एशियन न्यूज़ के माध्यम से आप सभी राज्यवासियों, देशवासियों, मेरे शिक्षक साथियों को सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। शिक्षकों से समाज को आशाएं तो बहुत है, लेकिन आज स्थितियां ऐसी हो चुकी है कि शिक्षक को अपने अधिकारों के लिए स्वयं सड़कों पे आना पड़ता है और स्वयं लड़ना पड़ता है, अपने अधिकारों को मांगना पड़ता है। पहले मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, मेरे पिताजी राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक हैं। मैंने बचपन से उनको देखा और उनको देख के ही मुझे भी शिक्षक बनने का आस जगा। मेरे परिवार में भी अधिकांश लोग सभी शिक्षक हैं, तो इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा। लेकिन जब शिक्षक के पेशे पे आया तब मुझे पता चला कि शिक्षक की जो ज़िंदगी है वो केवल संघर्षमय है। जिस दिन से अब जैसे सर ने बताया था अभी कि अलग अलग तरह के शिक्षकों की भर्ती हो रही है राज्य में। हमारे राज्य में संविदा शिक्षक हुए, शिक्षाकर्मी हुए। अब शिक्षाकर्मियों का संविलियन होने के बाद उनको LB संवर्ग में रखा गया है, लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी आज भी संघर्ष में ही कट रही है।
जी, नहीं एलडी समबद्ध, ये बात बहुत लोग नहीं जानते। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि एक शब्द होता है शिक्षक दिवस, तो लोग ये मोटे तौर से ये मानते हैं कि शिक्षक मतलब शिक्षक। अब शिक्षक में अभी जैसे आप बहुत सारे शिक्षकों की कैटेगरी हो गई है, और उसमें कई बार वो टीचर जो अतिथि टीचर भी हैं, वो टीचर जो एलडी टीचर भी हैं, कुछ बीएड वाले भी अभी पिछले दिनों आंदोलन के लिए आए, कुछ डीएड वाले भी आए, कुछ लोग बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो टीचरों के बीच बड़ा एक तरह का विभाजन है, जबकि हमको लगता है शिक्षक मतलब शिक्षक, जो पढ़ा रहा है वो पढ़ा रहा है, या तो स्कूल में पढ़ा रहा है, या कॉलेज में पढ़ा रहा है, या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। तो सरकार ने ये जो अलग अलग तरह से विभाजन किया शिक्षकों का, इससे शिक्षा पे क्या फर्क पड़ा और शिक्षकों की मानसिकता पे क्या फर्क पड़ा? शिक्षा में अवश्य फर्क पड़ा इस चीज़ों से। सरकार की इस सोच के तहत हम जब छोटे थे, हम जब पढ़ते थे, तो हम भी केवल एक शिक्षक को ही जानते थे। बाद में हमने जाना कि शिक्षाकर्मी क्या होता है, संविदा शिक्षक क्या होता है, और हो सकता है सरकार के फार्मूले रहे होंगे कि एक शिक्षकों की जगह हम 4 शिक्षक नियुक्त कर लेते हैं और हमारे पैसे बचेंगे। जी, तो इससे कहीं आपको लगता है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो प्रभावित हुई है? शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित तो नहीं होगी, क्योंकि शिक्षक तो शिक्षक होता है, चाहे आप वर्ग में किसी भी में रखें। ये है कि थोड़ा सा एक मन में शिक्षकों के ये रहता, देखिए हर किसी की आर्थिक आवश्यकताएं होती है। कुंवारे रहने के बाद जब उस शिक्षक की शादी हो जाती है, उसका परिवार बढ़ता है, उसके खर्चे बढ़ते हैं, उनको भी सरकार से एक आस होता है कि काश मेरी सैलरी में भी कुछ वृद्धि होती। तो शिक्षकों के सामने बहुत सी समस्याएं आती है, थोड़ा मानसिक टेंशन भी रहता है उनको। और अभी आप देख रहे हैं कि कई माध्यमों से, कुछ माध्यमों से शिक्षकों को तो ठीक से पढ़ाने ही नहीं दिया जा रहा है स्कूलों में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी ड्यूटियां लगा दी जाती है। चलिए हम थोड़ा और बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सुनीता चंसोरिया जी हैं, और वो दुर्गा कॉलेज में प्रोफेसर हैं। एक तरफ हम देखते हैं मैडम कि जो स्कूली टीचर हैं या स्कूल में जो शिक्षाकर्मी हैं जिनकी बात हो रही है, उनको उनकी सैलरी का संकट है, और कॉलेज में जो प्राध्यापक पढ़ाते हैं उनको काफ़ी यूजीसी के हिसाब से अच्छा खासा वेतनमान मिलता है। पर बावजूद इसके अब कॉलेजों में लड़के उस तरह से पढ़ने नहीं जाते जैसे कि कॉलेज में पढ़ना चाहिए। स्कूल में तो वो पूरे क्लास अटेंड करते हैं, पर कॉलेज में कहीं ना कहीं आप लोगों को लिबरल भी होना पड़ता है, क्योंकि वो आ नहीं रहे हैं। तो किस तरह से जो महाविद्यालय एजुकेशन का स्तर है उसमें जो कॉलेज रोकना चाहता है स्टूडेंट को, पर उनको लगता है कि हम कुंजी से या चुनिंदा प्रश्नों से अपनी परीक्षा पास कर लेंगे, तो किस तरह कॉलेजों के शिक्षक को क्या एक अलग दर्जे से लोग देखते हैं, और क्या जो स्टूडेंट आते हैं उनका भाव अपने टीचर के प्रति कैसा रहता है, और पढ़ाई को लेकर क्या रहता है? सभी को नमस्कार। पहले शिक्षक दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं तो शुरुआत इस बात से करना चाहती हूँ कि जैसा आपने बताया कि यूजीसी के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है, तो मैं बताना चाहूँगी कि बहुत से कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में एडहॉक में हैं, या कुछ सेक्शन 28 में भी हैं टीचर्स जिनकी सैलरी काफ़ी कम है। बात सैलरी की, और जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स की, तो आज का जो युवा है वो पढ़ना नहीं चाहता है, वो सिर्फ डिग्री लेना चाहता है। ये मेरा अपना विचार है, क्योंकि मैंने कॉलेज में देखा है बच्चे आते हैं और कुछ क्लास अटेंड करें ना करें और वो निकल जाते हैं। और कुछ कॉलेजेस की स्थिति तो मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की स्थिति ये देखी है कि मैडम हम एडमिशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें डिग्री लेनी है, उनको पढ़ाई से कोई लेन देन नहीं है। और कोरोना के बाद की स्थिति की हम बात करें तो आज का युवा लिखना भी, एक फॉर्म भरने को अगर हम उनको देते हैं तो वो उसको सही तरीके से नहीं भर पा रहा है। और जहाँ बातचीत है कि प्रोफेसर तो अपनी पूरी मेहनत करते हैं, टीचर्स अपनी पूरी मेहनत करते हैं, पर बच्चे आज के पढ़ना नहीं चाहते हैं। उनमें संस्कार, मैं तो बोलना चाहूँगी कि हीन हो गए हैं। उनको टीचर्स की भी रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है कि वो करें टीचर्स का। मैं बहुत शायद कटु बोल रही हूँ, पर ये वास्तविकता है। आप देखिए कॉलेजेस में जाके कि बच्चे क्लास में नहीं जाना है तो वो साइड से निकल जाएंगे। जिस टीचर का उनको थोड़ा सा डर रहेगा कि इनकी क्लास अटेंड करना है, उनकी ज़रूर करेंगे, बाकी अदरवाइज आप देखेंगे नहीं हमारा कोचिंग का टाइम हो गया है, हमारा ये टाइम हो गया, और वो बिल्कुल साइड होके निकल जाते हैं। वो आज का युवा, मैं तो ये मानती हूँ कि वो पढ़ना नहीं चाहता, उसको सिर्फ डिग्री से मतलब है, नॉलेज से मतलब नहीं है।
परमात्मा और प्रकृति। सरकार ने हुनर के साथ रोजगार और नई शिक्षा नीति में रोजगार की बात की है। महाविद्यालय में भी व्यावसायिक शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है, स्कूल में भी व्यावसायिक शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है। पर जो टीचर हैं अभी वो परंपरागत हैं, क्योंकि वो विषय के टीचर हैं। तो किस तरह से ये हुनर के साथ रोजगार होगा या कौशल के साथ रोजगार होगा या व्यावसायिक रोजगार होगा, तो क्या ये जो बच्चे टिक नहीं रहे कॉलेज में, ये क्या रुकेंगे? हाँ, रुकेंगे, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आया है, इससे निश्चित ही, क्योंकि सुधार तो ये हुआ है कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके अलावा उनको अदर सब्जेक्ट पढ़ के और वेक कोर्स और जेनेरिक कोर्स और ये जो सारे कोर्सेज चालू हुए हैं FDP और ये सब, इसके अंतर्गत निश्चित ही बच्चे कुछ नई चीज़ सीखेंगे और अपना एक आज के बच्चा युवा जो है वो दूसरे कोर्स करना चाहता है। वो डिग्री वाला कोर्स करके नहीं, स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्स कर रहे हैं, ताकि उनको कहीं ना कहीं जॉब। और आज के समय में अगर हम देखें तो हर जो युवा है वो कहीं नौकरी नहीं करना चाहता, वो अपना खुद का बिजनेस कुछ ग्रो करना चाहता है कि जिससे वो औरों को भी नौकरी दे सके। जी, तो हम सुन रहे हैं कि अलग अलग हमारे जो टीचर हैं या शिक्षाविद हैं वो अलग अलग तरीके से हमारे बदलते समय में जो कुछ है, या छात्र बदल रहा है, एजुकेशन की पद्धति बदल रही है, पाठ्यक्रम बदल रहा है, और उसमें किस तरह से एक शिक्षक जो है उनके साथ एक सहयोग करके, क्योंकि उसको अपना काम भी करना है, अपनी प्रतिष्ठा भी बचाना है, पाठ्यक्रम भी चलाना है। मैं जवाहर सूरी शेट्टी जी आप पास लौटता हूँ। अभी आप हमारे शिक्षकों की बात सुन रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम आने वाले समय में क्या केवल, जैसा आपने कहा कि शिक्षक की जवाबदारी 8 घंटे की है, तो क्या टीचर 8 घंटे की जवाबदारी लेता है? और उसमें भी अब एक नई चीज़ हो गई है कि लोग टीचर को जो है वो कोचिंग वाले टीचर पे ज़्यादा पैसे देके जा रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ लगता है कि वहाँ कोचिंग मिलेगी। अभी मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था यहीं छत्तीसगढ़ की एक टीचर की, कि उस स्कूल में 60 किलोमीटर की पेरीफेरी के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, क्योंकि वो टीचर ने नवाचार किया है और वो वहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय और दूसरे विद्यालयों में एडमिशन के लिए, सैनिक स्कूलों में उसने कोशिश की है। उस टीचर को, उसकी स्टोरी में 3 साल हुए हैं, पर उस स्कूल में एक नंबर बढ़ गए। कल मैं ऐसे ही देख रहा था, पूना के पास एक गांव में लोग देखने जा रहे हैं इस स्कूल को, कि वहाँ के प्रिंसिपल ने ऐसा काम किया, नवाचार। वो जनपद का स्कूल है, जिला पंचायत का, और वहाँ पर एडमिशन की लंबी लाइन लगी है कि हमको एडमिशन चाहिए। तो कई बार क्या ऐसा होता है, जैसा मैं कई बार अपने मित्रों से समझता हूँ, कि किसी स्कूल का प्राचार्य या किसी स्कूल का प्रधान पाठक या किसी कॉलेज का प्राचार्य ऐसा रोल मॉडल बनता है, या कोई ऐसा आदमी जो लोगों को खींचता है। ये बिल्कुल सही है। जो मस्तिष्क आज की तारीख में युवाओं का है, वो चाहता है कुछ नया, और हम परंपरागत तरीके से जिस तरह से पढ़ाते हैं तो उसकी रुचि उसमें रहती नहीं है। ये एक मुख्य वजह है कि वो नदारद रहता है क्लास में। मगर क्या हर टीचर नवाचार कर पाएगा? नहीं। हाँ, क्योंकि जो पीढ़ी अभी टीचर्स हैं, खास करके गवर्नमेंट स्कूलों में, हाँ, वो पीढ़ी और आज की पीढ़ी जो युवाओं की है, दोनों में 2 जनरेशन का अंतर है, और उस वजह से नवाचार करना जो इनके लायक है वो मुश्किल होता है कुछ शिक्षकों की जो 50 पार होते हैं, मान लीजिए। तो जो लीडर ये कोशिश करता है कि एक नवाचार करना है और इस नवाचार से मैं ये बिल्कुल सही है कि मैं कोचिंग क्यों जा रहा हूँ। कोचिंग इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रवेश परीक्षा की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन अगर मैं क्लास में ये बोलूँ कि भाई तू ये पूरा पढ़ और प्रवेश परीक्षा मेरे हिसाब से तेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो वो नवाचार में जिस शिक्षक ने ये किया है कि उसको सम्मिलित कर दिया, जो उनकी रुचि की चीज़ है उसको सम्मिलित कर दिया, वहाँ भीड़ होगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं मुझे दिखती है। लेकिन आगे के समाज की ज़रूरतें क्या हैं उसके हिसाब से अगर हम पाठ्यक्रम और जो क्रिया है पढ़ाने की उसमें अगर हमने कोई परिवर्तन कर दिया तो बच्चा भाग के आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरी बात आपने कही कि कोचिंग में जाता है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन उसकी बीमारी का कारण सिर्फ कोचिंग नहीं है, उसका बीमारी का कारण माता पिता हैं जिनका रुझान कि ये वहाँ सक्सेसफुल हो, कॉलेज जाए ना जाए मुझे कोई लेना देना, या स्कूल जाए ना जाए। और दूसरी चीज़, शासन ने
कोई भी नवाचार करने से इनकार कर दिया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि बीएड अनिवार्य है स्कूल में पढ़ाने के लिए। हाँ, तो एमएससी बीएड है तो आपने ले लिया स्कूल में, उसको वो पढ़ रहा है। इंजीनियर है जो बेरोजगार पड़ा है, हाँ, और वो वहाँ कोचिंग में पढ़ाता है और 1-1 करोड़ रुपए लेता है और वहाँ बच्चे लाइन लगा के वहाँ चले जाते हैं। मैं क्यों इंजीनियर ना लूँ स्कूल में और 2 साल का समय दूँ कि आप बीएड कर लो? हाँ, ये मानना कि एमएससी ही पढ़ा पाएगा और इंजीनियर नहीं पढ़ा पाएगा, ये गलती है। 15 लाख अगर विज्ञान के शिक्षकों की कमी है और 15 लाख युवा रोजगार हैं इंजीनियर, तो ये दोनों में अगर परस्पर संबंध बना दिया जाए तो रोजगार का ये भी मिट जाएगा और शासन को शिक्षक भी मिल जाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जो युवाओं को आकर्षित करता हो और आगे के समय के लिए वो अच्छा हो। जी, हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। मेरी सहयोगी हैं पूनम ऋतु सेन, जो इस कार्यक्रम को प्रोड्यूस भी करती हैं। चूँकि हम इस पे बहुत सारी बातचीत कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को जब हम इस विषय को सोच रहे थे तो हमारे दिमाग में था कि हम क्या बात करें। क्या हम केवल शिक्षा की गुणवत्ता पे बात करें कि हम टीचर को लेके बात करें? तो उसने कहा कि नहीं, हम सर इसको फोकस करते हैं, हम थोड़ा इस बार शिक्षक दिवस है तो क्यों ना हम शिक्षकों को लेकर फोकस करें, नहीं तो विषयांतर होगा। तो हमने अपने विषय को शिक्षकों के इर्द गिर्द रखा है, क्योंकि शिक्षा इतना बड़ा है कि उस पर हम अगर नई शिक्षा नीति पे बात करेंगे, कॉलेजों की स्थिति पे बात करेंगे, बिल्डिंग पे बात करेंगे, पाठ्यक्रम पे बात करेंगे तो बहुत सारी कठिनाई होगी। तो आज हमने ये जो विषय रखा है शिक्षक दिवस को ध्यान में रख के, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में है कि हम टीचरों की क्या कुछ स्थिति है, कहाँ पर शिक्षकों की कमी है, उनकी ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है, उनके वेतन की क्या दिक्कतें हैं, वो समाज में कहाँ स्थान पाते हैं, उनमें क्या फ्रस्ट्रेशन है, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में थी। तो मैं चाहूँगा कि ऋतु जो है, पूनम ऋतु सेन जो है, वो इस पर अपनी बात रखें। सर, जिस तरीके से अभी हमने बातचीत की शिक्षा प्रणाली और नई एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ लागू किया गया है और इसके अलावा शिक्षकों की, जैसा कि हमारा आज का जो विषय है शिक्षकों की, कैसे उनके दौर में बदलाव हमने देखा गया है कि शिक्षकों जब पहले के शिक्षक थे और अभी के शिक्षक हैं उनमें काफ़ी बदलाव हमें नज़र आ रहा है। खासकर मैं इसके लिए कोविड पीरियड को सबसे ज़्यादा खास मानूंगी कि जो पहले के शिक्षक थे वो तकनीक को अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक नज़र नहीं आते थे। जब उन पर दबाव दिया गया कि नहीं आपको तकनीक को फॉलो करना है, उसके बाद से वो समय के अनुरूप ढलते गए। तो कहीं ना कहीं ये जो समय में बदलाव था वो शिक्षकों में भी देखा गया और वो नए एजुकेशन सिस्टम में जो तकनीक का समावेश है उसको फॉलो करते हुए बच्चों के साथ उतने ही कनेक्ट दिखाई दिए और उसका असर अब के एजुकेशन में दिखाई दे रहा है। ये तो बात हुई तकनीक के समावेश की, लेकिन दूसरी बात अभी हम पर ये गौर करने वाली सबसे ज़्यादा भारत के सामने ये चुनौती नज़र दिखाई दे रही है, प्रति शिक्षक कितने बच्चों को हम किसी विषय में रख रहे हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती अभी दिख रही है। मैंने इसके लिए कई आंकड़ों पर गौर किया, एक्चुअल आंकड़े अभी तक नहीं मिले। कुछ सर्वे के अनुसार करीबन 100 से 150 बच्चे केवल एक टीचर है, तो कहीं कहीं इसका आंकड़ा 1000 से ऊपर भी नज़र आया। तो ये जो गैपिंग जो दिखाई दे रही है वो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अलग अलग नज़र आ रही है। ये प्रति बच्चे शिक्षक की जो चुनौती है ये एक तरीके से शिक्षकों की ट्रेनिंग के बाद संभव नज़र आ रही है, लेकिन जो शिक्षकों की ट्रेनिंग भी है वो भी अब विषय आधारित ना होकर एक कॉमन किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर चैलेंज नज़र आ रहा है। विषयों पर अगर हम शिक्षकों की ट्रेनिंग किया जाए तो उन पर बेहतर हम रिजल्ट पाया जा सकता है। सेमिनार जो आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या नेशनल लेवल पर हो, वो जो सेमिनार है वो भी विषय के अनुसार किया जाए और शिक्षकों को उसके अनुरूप ट्रेनिंग दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये बदलाव हमें नज़र आ सकता है। जी, तो पूनम जिस तरह की बात कर रही थी, मैं कृष्णराज पांडे जी के पास एक बार जाना चाहूँगा। पांडे जी, ये जो राजनेता है या जो कोई भी सरकार हो, शिक्षकों को लेकर, आज तो हो गया शिक्षक दिवस है तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पर जब कहीं पर सब तरह के काम होते हैं गैर शिक्षक की कार्यों को लेकर शिक्षक जो है बहुत आंदोलित होते हैं। दूसरा, जब कहीं भी भीड़ इकट्ठी करनी हो तो ये इसकी परवाह नहीं करते कि वो स्कूल के बच्चे हैं कि क्या है, कॉलेज के तो आते नहीं हैं, थोड़े कम आते हैं, पर स्कूल के लोगों को भीड़ इकट्ठी की जाती है। तो राजनेता जो है हमारे, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता,
उनका रुझान जो है शिक्षा को लेकर, शिक्षकों को लेकर, या उनका रवैया किस तरह रहता है? जितने भी सरकारी योजनाएं होती हैं अधिकांश उनमें तो शिक्षकों की ही ड्यूटी लगाई जा रही है, चाहे राशन कार्ड का सत्यापन तक ना हो। अभी आप देखे होंगे न्यूज़ के माध्यम से भी कि आयुष्मान कार्ड के लिए भी शिक्षकों की ड्यूटी ही लगाई जा रही है। तो गैर शिक्षकी कार्यों से मैं तो यहाँ आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ सरकार से कि गैर शिक्षकी कार्यों से शिक्षकों को मुक्त रखा जाए, उन्हें केवल स्कूलों में ही रखा जाए और उनको केवल पढ़ाने दिया जाए। लोग तुलना करते हैं निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों की। सरकारी स्कूलों में जैसे मैडम ने भी बोला, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षक नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे शिक्षक हैं। अब ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है, पहले सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि शहर पे इतने टीचर आए कैसे और जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है वहाँ शिक्षक भेजा क्यों नहीं गया, इसके जिम्मेदार कौन है। अभी युक्तिकरण की प्रक्रिया होने वाली थी, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि शिक्षक बहुत हैं करके। तो भाई पिछली सरकार को कोई दोष देते हैं, कोई वर्तमान विपक्ष में विपक्ष वाले सरकार को दोष देते हैं, जब विपक्ष वाले सरकार में आ जाते हैं तो उनको दोष दे देते हैं। बीच में शिक्षक और बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, शिक्षक और बच्चे भुगत जाएंगे इन चीज़ों को। और निजी स्कूलों से तो हमारे सरकारी स्कूलों की तुलना बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोज़मर्रा हम देखते हैं हमारे जो बच्चे होते हैं उनको कोई साधन नहीं होता, केवल वो स्कूल में आते हैं, स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जो खाना मिलता है और 6 घंटे जो हमारे साथ रहते हैं वही उन बच्चों का मुख्य होता है। निजी स्कूलों में मैंने देखा बच्चे घर में ही ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, स्कूलों में उतनी पढ़ाई जो कर लिए वो कर लिए, घर में पेरेंट्स ट्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमको स्कूल में कम रहना पड़ता है, बाहर की ड्यूटी हमको ज़्यादा करनी पड़ती है। जी, तो ये एक अलग तरह का निजी स्कूल और प्राइवेट सरकारी स्कूल का अपना है। पर निजी स्कूल की दिक्कत ये है कि सरकारी स्कूल में जितना वेतन मिलता है निजी स्कूल में उतना वेतन नहीं मिलता। बावजूद रिजल्ट वो उम्मीद करते हैं टीचर से वहाँ की वो चाक चौबंद रहे, और माता पिता भी ये जानते हैं कि ये जो टीचर हैं अगर ये सरकारी स्कूल में जा सकते तो चले जाते, क्योंकि वहाँ तो वेतनमान अच्छा है, वहाँ पक्की नौकरी है। पर कई बार वो नहीं जाते। अभी इधर के दिनों में जो कोचिंग संस्थान है, खास करके मैं जवाहर जी से पूछना चाहूँगा, जैसे कोटा जैसी जगह है या रायपुर में भी जगह है जहाँ पे अब टीचरों को हीरो की तरह पोस्टर बना के उनको बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ ये टीचर है। इधर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो जब कोई रिजल्ट आता है तो एक तरफ तो वो बच्चों की, जो बच्चे टॉप करते हैं उनकी फ़ोटो लगाते हैं, और दूसरी तरफ जब एडमिशन कराना होता है तो वो टीचर्स को बताते हैं कि ये टीचर हमारे यहाँ। ये किस तरह का है? देखिए, मार्केटिंग का ज़माना है और कोचिंग की मार्केटिंग के बारे में जितना कम बात किया जाए उतना अच्छा है। जो बच्चे रैंक पाते हैं उसके बाद उनका फ़ोटो एक से ज़्यादा कोचिंग में आना अपने आप में पता चलता है कि इसमें कुछ धांधली है। हाँ, कि अगर 2 स्कूल ये दिखा दें कि ये बच्चा मेरा छात्र है तो हम हल्ला कर देंगे, क्योंकि यूडाइस कोड नहीं होगा उसका। लेकिन अगर 2 कोचिंग दिखा रहे हैं और वो बोलते हैं मेरे यहाँ परीक्षा देने आया, दूसरी जगह फुल टाइम कोचिंग कर रहा है, तो हम मान जाते हैं। ये मार्केटिंग का ज़माने में इस तरह के कोचिंग का मार्केटिंग करना स्वाभाविक है और मुझे लगता है उससे उनको बच्चे मिलते हैं। हाँ, लेकिन ये रिज़ल्ट की धांधली को अगर छोड़ दें तो वो जो टीचर है जिसकी मार्केटिंग वो कर रहे हैं वो टीचर की भी तपस्या होगी कि उसने 1000-2000 बच्चे निकाले होंगे, तब इस तरह की बातें आती हैं। हाँ, स्कूलों में भी अब ये चीज़ शुरू हो गया है कि हम भी एक्सेसिव मार्केटिंग करेंगे कि हमारा रिजल्ट 100% था, ये था। ये कोचिंग से सीख के स्कूलों ने शुरू किया है, लेकिन सरकारी स्कूलों में ये व्यवस्था है ही नहीं कि वो अपनी मार्केटिंग कर सके। वहाँ जो बच्चा आता है वो मजबूरी में आता है कि मुझे यहाँ पढ़ना है, मेरे पास संसाधन ही नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि शिक्षकों के लिए खासकर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कह दिया गया है कि अगर आजू बाजू में कोई प्राइवेट स्कूल है तो वो 5 आजू बाजू के शासकीय स्कूलों के टीचरों का प्रशिक्षण, चाहे वो इंग्लिश का करे या किसी का करे, करना पड़ेगा। और हमारे संसाधन जो हैं वो सरकारी स्कूलों के लिए भी जब उपयोग नहीं कर रहे हो तब देना पड़ेगा, जैसे खेल के मैदान है, लैबोरेटरी वगैरह।
तो टीचरों के लिए ये एक अच्छा अवसर है कि आजू बाजू के स्कूलों में आपको प्रशिक्षण मिल जाएगा एक, और ग्रामीण इलाकों में जहाँ प्राइवेट स्कूल छोटा होगा और सरकारी स्कूल बड़ा होगा, सरकारी स्कूल को हाथ पकड़ के उन प्राइवेट स्कूलों को अधोसंरचना देना पड़ेगा या प्रशिक्षण। ये लेन देन का व्यवहार अगर रहा, परस्पर दुश्मनी नहीं है हम लोग के बीच में, अल्टीमेटली सभी शिक्षक हैं। तो मार्केटिंग के ज़माने में इस तरह की चीज़ें अगर आपस में हम लोग निपटा लें तो बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। जी सुनीता जी, आप ये पूरी डिबेट में और कोई आपके दिमाग में कोई बातचीत हो, कुछ कहना चाहती हो? कहूँगी कि शिक्षक जो होता है, पहले कि हम गुरु परंपरा को देखें, गुरुकुल में बच्चा पढ़ता था तो पेरेंट्स दूर रहते थे, तो शिक्षक ही उसका सब कुछ होता था। उसी के आधार पे वो अपने स्टूडेंट को पहचानता था कि इसमें क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, उसी से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता था। पर आज की परिस्थितियों में हम देखें तो शिक्षक पूरे समय तो बच्चों के साथ रहता नहीं है, और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि वो स्कूल गया है या कॉलेज गया है तो वो वहीं से अपना सब कुछ सीख के आ जाएगा। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की कमजोरी है कि वो अपने बच्चों को देखते नहीं हैं कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। तो मेरा सारे पेरेंट्स से निवेदन है कि आप अपना बच्चा जो पढ़ना चाहता है, क्योंकि कई बार देखा है हमने कि साइंस पढ़ ले, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, बस यही बातें होती। पर आज के इंजीनियर की हम बात करें तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा इंजीनियर बना है वो इंजीनियरिंग के सिविल में बना है तो वो उसमें जाए या कुछ उसी फील्ड में काम करे, वो दूसरा अडॉप्ट कर लेता है। क्योंकि मेरे पास, मैं ये बात बहुत दावे से इसलिए कह रही हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं और मेरा बेटा सिविल इंजीनियरिंग पुणे से किया है, पर वो आज फूड लाइन में उतर गया है। बोले नहीं मम्मा, वो इंजीनियरिंग में तो हमको उतना वो कोई स्कोप दिख नहीं रहा है। हालांकि मेरे खुद का घर का बिजनेस भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है मेरे हस्बैंड, पर वो बच्चा नहीं करना चाह रहा है, तो हमने भी उसको छोड़ दिया कि जो करना चाहे। ऐसा सभी पेरेंट्स को ये सोचना होगा कि जिसमें उसका इंटरेस्ट है, अगर हम उस फील्ड में अपने बच्चे को उतारेंगे तो ज़्यादा सक्सेस होंगे और वो बच्चा बहुत आगे भविष्य में बढ़ पाएगा। यही मैं कहना चाहूँगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम जब अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं तो हमारे साथ अशोक चंद्रवंशी जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षाविद हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई शिक्षकों की स्थिति क्या। अभी आपने सुना कि हमारे साथ जो सहयोगी बैठे थे उसमें शिक्षक संघ के लोग हैं, खुद टीचर हैं, शिक्षाविद हैं। तो अलग अलग लोग शिक्षकों की स्थिति क्या, समाज में शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ा है या शिक्षकों की स्थिति दयनीय हुई है, क्या वो अपने प्राइवेट और सरकारी नौकरी के झंझावात में जूझ रहे हैं, या उनका आचरण जो है जैसा समाज में सबका आचरण हो रहा है वैसा हुआ है, या माता पिता ये सोचते हैं कि सारी शिक्षा स्कूल में ही मिलेगी, उनका कोई दायित्व नहीं है। तो हमारे समाज में शिक्षक की आज क्या स्थिति है, शिक्षा को हम किस तरह से देखते हैं। नई शिक्षा नीति में बहुत सारे ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, तो जो नए शिक्षक आ रहे हैं वो क्या केवल शिक्षक की नौकरी के लिए आ रहे हैं या उनके भीतर शिक्षक बनने की लालसा होती है। बहुत सारे लोग बचपन से ही कहते हैं कि आप उनसे पूछो कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो कहता है मैं कोई डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है वकील बनना चाहता हूँ, कोई कहता है इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो कुछ लोग को लगता है कि नहीं, मैं शिक्षक ही काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे ये काम बड़ा सम्मानी लगता है, क्योंकि वो देखता है कि बाकी नौकरी करने वालों के लोग उस तरह पैर नहीं छूते, पर बड़े से बड़ा व्यक्ति कहीं पर भी हो, जब वो अपने टीचर से मिलता है और अगर वो टीचर वाकई में उसने ढंग से पढ़ाया है या उसने अच्छी शिक्षा दी है तो लोग उनके सामने झुकते हैं। तो चलिए हम समझना चाहते हैं अशोक जी से कि इस समय शिक्षकों की समाज में क्या स्थिति है, शिक्षक को किस तरह से देख रहे हैं, क्या शिक्षक की व्यवसाय में या कहने चाहिए जो उनकी गुरुकुल की परंपरा रही है उसमें किस तरह का बदलाव आ रहा है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम अशोक चंद्रवंशी जी से जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज के इस शुभ अवसर पर मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। मिश्रा सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक और सड़क ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो अपने स्थान पर ही रहती हैं, मगर इनसे होकर के जो लोग गुजरते हैं वो बहुत आगे चले जाते हैं। अगर इसकी आधुनिकता की ओर अगर हम और देखें तो शिक्षक, चूँकि आज शिक्षक दिवस है तो शिक्षकों पे बात करेंगे। शिक्षक को गुरु कहा जाता है और गुरु की महिमा हम जितना कहें कम है, चाहे वो रामचरितमानस की बात हो, श्रीमद् भगवत गीता की बात हो, और कहीं पर भी हम देखेंगे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो गोविंद से भी ऊपर जिनका स्थान रखा गया है वो गुरु का स्थान रखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बहुत अच्छा वर्णन किया है उन्होंने कि
गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। उन्होंने बिरंची यानी कि ब्रह्मा और विष्णु शंकर जी का उन्होंने स्थान दिया हुआ है। वैसे ही गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की जो महिमा है, जितना भी बोल लीजिए आप, गुरु की महिमा कम ही है। अभी जैसे हमारा जन्म से ही हम प्रथम गुरु माँ को मानते हैं। माँ हमको पिता से पहले परिचय करवाती है, फिर उसके बाद उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है, फिर उसके बाद फिर जीवन में अलग अलग हर घटनाएं जो कहीं न कहीं एक प्रकार से गुरु का रोल अदा करता है। परंतु आपका जो विषय है कि आखिर शिक्षा जगत में क्या हो रहा है गुरु को लेकर के, और शिक्षा जो है सिर्फ नौकरी तक ही सीमित रह गई है, तो उसमें मैं आता हूं। क्या है सर कि आचार्य चाणक्य भी एक शिक्षक थे। वो कहा करते थे कि प्रलय और निर्माण एक शिक्षक के गोद में पलता है। ये जो बात है कितना सारगर्भित बात है। बाइबल में भी लिखा हुआ है कि गुरु जो शिक्षक होता है वो मोमबत्ती की तरह जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। यानी कि एक शिक्षक के लिए कितना गौरवान्वित वाली बात है, और हम शिक्षकों का सम्मान शायद इसीलिए करते हैं। परंतु धीरे धीरे इसमें दोष तब आने लगा जब शिक्षा का बाजारीकरण शुरू हुआ। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि जिस चीज़ों को जब अपन बेचने लगते हैं, ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम बेचने लगते हैं, तो फिर उसका मोल भाव होना शुरू होता है। और मोल भाव जब शुरू होता है तो कोई सस्ते में खरीदता है और कोई महंगे में खरीदता है। जिसका जेब का साइज बड़ा होता है वो सस्ते में खरीद लेता है, जिसके जेब का साइज छोटा होता है उसको महंगी लगने लगती है वही चीज़ें। सेम आज वही है। आपने जो कहा कि शिक्षकों की स्थिति दयनीय है, शिक्षा का स्तर धीरे धीरे पतन होते जा रहा है, लोग नौकरी के लिए ही शिक्षा लेना चाह रहे हैं। मैं आज भी बहुत सारे शिक्षा संस्थान में भी जाता हूँ, उन शिक्षा संस्थानों में भी यही देखने को मिलता है कि हर किसी को नौकरी ओरिएंटेड ही पढ़ाई करते हैं। कोई बोलता है कि मुझे ये बनना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, ये बनना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, ये बनना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा। मैं कहता हूँ भैया सबसे पहले आप मनुष्य बन जाओ। मनुष्य बनने के लिए जो आप पढ़ना पड़ेगा वो बिल्कुल पढ़िए। और शिक्षकों से भी मैं अपील करता हूं कि मनुष्य बनने के लिए जो आपको पढ़ाना चाहिए वो बराबर पढ़ाइए। अच्छा नागरिक बनने के लिए जो पढ़ाना चाहिए वो बराबर पढ़ाइए। लेकिन नौकरी की तरफ अगर हम जाएंगे तो शिक्षा का बाजारीकरण और शिक्षा का वैल्यू नीचे ही जाने वाला है। इसमें दोष ये है कि जब से शिक्षकों ने बेचना शुरू किया शिक्षा को, एक्चुअल में हमारे शास्त्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीजें थी जो सेवा के लिए की जाती थी आज भी। परंतु आज सबसे महंगी अगर चीजें हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य ही दोनों महंगी चीज हो गई है, और महंगी होने के कारण से ही हमारे इस स्तर में गिरावट आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस पे एशियन न्यूज के इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आप हमारे साथ हमारे न्यूज चैनल एशियन न्यूज पर के टाटा प्ले पर 1165 जियो और तमाम OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे। और अगले हफ्ते हम किसी ऐसे ही गंभीर विषय के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। नमस्कार।